हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल फिजियो विज्ञान। और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे फ्रोजन शोल्डर की थ्योरी के बारे में और साथ में कैसे उसको डिफरेंशियली डायग्नोज करें, क्या उसका ट्रीटमेंट अप्रोच फॉलो करें जिससे कि हमारे फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएं। या अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देख रहे हो तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम में अपने पेपर पे लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स अचीव कर पाओगे, जैसे कि क्या क्लासिफिकेशन है, क्या स्टेजेस हैं, क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, डिफरेंशियल डायग्नोज कैसे करें और फिर आपका ट्रीटमेंट अप्रोच। बट इन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब हम फ्रोजन शोल्डर को पढ़ते हैं ना तो ज़्यादातर लोग उसको ये यूज़ करते हैं कि फ्रोजन शोल्डर इज ऑल्सो नोन एज एडेसिव कैप्सुलाइटिस और पेरी अर्थराइटिस शोल्डर। बट ये तीनों ही अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम अच्छे तरीके से देखेंगे कि पेरी अर्थराइटिस शोल्डर, एडेसिव कैप्सुलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर कैसे अलग हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ द फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर को यहाँ पे मैंने एक अम्ब्रेला टर्म के साथ यूज किया है। जिस तरीके से एक अम्ब्रेला में डिफरेंट शेड्स होते हैं, काफ़ी शेड्स मिल करके एक अम्ब्रेला को फॉर्म करते हैं, उसी तरीके से फ्रोजन शोल्डर की कोई एक तरीके की प्रॉब्लम नहीं है कि किसी एक वजह के कारण कि कैप्सूल में प्रॉब्लम हो रही है तो केवल फ्रोजन शोल्डर होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रोजन शोल्डर में हो सकता है कि आपकी कैप्सूल में प्रॉब्लम हो सकता है आपकी बोन में प्रॉब्लम है, कोई फ्रैक्चर के कारण हो गया हो सकता है कोई मसल के इंजरी के कारण हो या टेंडन के इंजरी के कारण हो, या फिर हो सकता है कि कोई लिगामेंट वगैरह का इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स, इवेंट सिस्टमिक फैक्टर जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, आपका थायराइड हो गया, ये सारे के सारे फैक्टर मिलकर के कॉज कर सकते हैं कि आपको फ्रोजन शोल्डर हो जाए। इसलिए मैंने इसको अम्ब्रेला टर्म यूज़ किया। फ्रोजन शोल्डर इज एन अम्ब्रेला टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब पेनफुल रेस्ट्रिक्शन ऑफ शोल्डर मोशन। ये बहुत ज़रूरी है। रेस्ट्रिक्शन तो होता है शोल्डर का, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। तो फ्रोजन शोल्डर क्या है? पेनफुल रेस्ट्रिक्शन ऑफ शोल्डर मोशन। अगर पेपर में डेफिनेशन लिखोगे तो ये ज़रूर लिखना, पेनफुल रेस्ट्रिक्शन ऑफ शोल्डर मोशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोथ एक्टिव एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन। मतलब फ्रोजन शोल्डर ही वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आप जब उसको पेशेंट को बोलोगे कि एक्टिवली उठाए तो भी नहीं वो रेंज को ले जा पाएगा, और अगर आप बोलोगे पैसिवली आप ले जाओगे तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा शोल्डर में रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी। एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मोशन भी क्या होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को कम मिलता है। और मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट, अगर डिफिनेशन इन तीनों टर्म से तो पूरी नहीं होगी, एबडक्शन मोशन, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन, ये तीन रोटेशन आपको फ्रोजन शोल्डर में कम दिखने हैं, ठीक है। तो ये है इसकी फ्रोजन शोल्डर की डिफिनीशन। अब थोड़ा सा स्टडीज के ऊपर चेक कर लेते हैं। मोस्टली कहा जाता है कि 2 to 5% ऑफ द पॉपुलेशन, होल वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन 2 to 5% फ्रोजन शोल्डर से क्या है, प्रॉब्लम उनको है। 2 to 5% ऑफ द पीपल्स को फ्रोजन शोल्डर है। मोस्टली देखने को ये मिलता है कि 40 to 60 ईयर के जो एज के लोग होते हैं उनमें ज़्यादा ये प्रोन रहता है। वुमेन्स में ज़्यादा कॉमन है मेन के मुताबिक, और ये मोस्टली नॉन डोमिनेटिंग हैंड में होता है। जैसे कि अगर आप राइट शोल्डर का यूज़ ज़्यादा करते हो तो कम पॉसिबिलिटीज़ है कि उसमें फ्रोजन शोल्डर हो, आपके लेफ्ट में होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और अगर कोई लेफ्ट डोमिनेटिंग हैंड है तो उसके राइट में होने के चांसेस हैं। इन सबसे अपार्ट एक और बात करते हैं कि जब कभी भी किसी को फ्रोजन शोल्डर होता है तो रिसर्चेस, जो अभी रिसेंट रिसर्चेस वो कहती हैं कि उसके आसपास की जो मसल्स है, जैसे कि आपकी ट्रेपेजियस हो गई, सुप्रा इंफ्रा स्पाइनेटस हो गई, इन सब में आपको ट्रिगर पॉइंट्स देखने को मिलता है। तो अगर कभी भी आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो तो उनके ट्रिगर पॉइंट्स को भी जरूर चेक करो और उनका भी ट्रीटमेंट साथ में देते चलो, ठीक है, जिससे कि आगे सीवियर प्रॉब्लम ना हो। और अगर टेंडननेस मिल रही है तो आप उसको रिलीज करो, तो उससे भी आपका रेंज रेस्ट्रिक्ट होता है। अगर टेंडरनेस वहाँ पे है, ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हैं, और अगर आप उनको रिलीज नहीं कर रहे तो भी आपके रेंज हो सकता है, आप सही तरीके से मेडलिन की ग्लाइड्स दे रहे हो, बट हो सकता है इसके कारण, ट्रिगर पॉइंट के कारण भी आपकी रेंज ना बढ़े। क्लासीफाई, अगर हम फ्रोजन शोल्डर को क्लासीफाई करें तो वो मोस्टली दो में होता है। एक आपका होता है प्राइमरी और दूसरा आपका क्या हो गया, सेकेंडरी। अब जो प्राइमरी होता है वो इडियोपैथिक होता है। क्या होता है? इडियोपैथिक। अब प्राइमरी में इडियोपैथिक है तो इडियोपैथिक का मतलब क्या है कि जिसका कोई नोन कॉज नहीं है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते ये इसके कारण से हुआ है, ठीक है। तो ये प्राइमरी के अंदर आता है कि जब अगर कोई नोन कॉज हमें नहीं देखने को मिलता है
और सेम तरीके के क्लिनिकल फीचर्स वो शो करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रोजन शोल्डर। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रोजन शोल्डर में 3 चीज़ें आती हैं। एक आपका हो गया इंट्रिंसिक फैक्टर, दूसरा आपका एक्सट्रिंसिक फैक्टर, और तीसरा आपका क्या हो गया, सिस्टमिक फैक्टर। तो जब बात करते हैं इंट्रिंसिक की, तो इंट्रिंसिक में आपका क्या आता है, जैसे कि आपको क्या हो गया हो, रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस, ठीक है, रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस। रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस के कारण भी हमें क्या हो सकता है, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, या बाइसेप्टल टेंडिनाइटिस, बाइसेप्स टेंडिनाइटिस, ठीक है। ये इनके कारण से जो वहाँ के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनके कारण से अगर हो रहा है तो उसको हम किस में कहेंगे, वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हो गए। अब एक्सट्रिंसिक फैक्टर आपका कैसा हो गया, जैसे कि आपका क्या हो गया, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी एक ऐसा कॉज नहीं है जो कि क्या करे, इंट्रिंसिक में आए, वो एक तरीके का न्यूरो इन्वॉल्वमेंट है। तो उसके कारण से अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो रहा है तो वो किस में आ जाएगा, आपके एक्सट्रिंसिक फैक्टर में आ जाएगा, ठीक है, किस में आ जाएगा, एक्सट्रिंसिक। तो इसमें क्या आ गया आपका, जैसे कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हो गया। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पोस्ट सर्जिकल केस होते हैं, अगर ह्यूमरस हेड का पोस्ट सर्जिकल केस है तो भी क्या हो सकता है, आपको क्या देखने को मिल सकता है, फ्रोजन शोल्डर, पोस्ट सर्जिकल केसेस ऑफ ह्यूमरल। अब तीसरा जो आपका सिस्टमिक है उसमें आप जैसे कि कह सकते हैं डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस आपका थायराइड हो गया, और आपकी कुछ कंडीशन जैसे कि न्यूरो की पार्किंसंस वगैरह। पार्किंसंस में भी हमको देखने को मिलता है कि फ्रोजन शोल्डर उसमें हमें मिलता है उस प्रॉब्लम में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर। उसमें सबसे पहला आपका क्या होता है, फ्रीजिंग स्टेज। जो हमारा फ्रीजिंग स्टेज होता है उसे हम इन्फ्लामेटरी स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फ्लामेटरी स्टेज, क्योंकि मोस्टली इस स्टेज में इन्फ्लामेशन कैरी ऑन होता है। वहाँ पे आपको जॉइंट में काफ़ी इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है कि काफ़ी पेनफुल होता है ये, और काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्वेलिंग एरिया होती है यहाँ पे। अगर आप शोल्डर को टच करते हो तो वहाँ पे आपको स्वेलिंग भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इन्फ्लामेटरी स्टेज होती है। ये मोस्टली आपको 6 वीक से लेकर के 9 मंथ तक देखने को मिल सकती है। यस, 6 वीक टू 9 मंथ तक हमें ये देखने को मिलती है। और ये इस स्टेज में काफ़ी ज़्यादा पेन जो होता है वो काफ़ी सीवियर होता है, पेन काफ़ी सीवियर होता है, और जो आपका रेंज होता है, रेंज ऑफ मोशन, वो प्रोग्रेसिवली क्या करता है, डिक्रीज होता रहता है, कि रेंज ऑफ मोशन धीरे धीरे कम होता रहेगा, मतलब कि वो स्टिफनेस की ओर जाता रहेगा। तो ये हमारा फ्रीजिंग स्टेज है। दूसरा हमारा क्या है, फ्रोजन स्टेज। फ्रोजन स्टेज को हम स्टिफनेस भी कहते हैं, स्टिफनेस स्टेज। इसको स्टिफनेस स्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें होता क्या है कि पेन तो डिक्रीज होता है, पेन धीरे धीरे कम हो जाता है, बट जो मोशन होता है, जो रेंज ऑफ मोशन होता है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। आपको रेंज ऑफ मोशन काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, अगर हम कंपेयर करें फ्रीजिंग स्टेज से, तो फ्रोजन स्टेज में हमको रेंज ऑफ मोशन काफ़ी कम देखने को मिलता है, और पेन इसमें क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बट फ्रीजिंग स्टेज में पेन काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन चालू रहता है, और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या करते हैं, पेन को सीवियर करते हैं, ठीक है, पेन काफ़ी ज़्यादा जिस कारण से होता है। अब ये जो होता है आपका, ये कहाँ से कहाँ आप देखने को मिलता है, ये आपको मोस्टली 4 मंथ से लेकर के 12 मंथ तक देखने को मिलता है। ये इसकी जो स्टेज रहती है यही रहती है, क्या कि आपको 4 महीने से लेकर के 12 महीने तक फ्रोजन स्टेज देखने को मिलेगा। अब तीसरा जो आपका कौन सा स्टेज है, थॉविंग स्टेज। क्या है, थॉइंग स्टेज। जो ये थॉइंग स्टेज है इसको हम रिजोल्यूशन स्टेज भी कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फ्रोजन शोल्डर सिम्टम्स। अब रिजोल्यूशन ऑफ फ्रोजन शोल्डर सिम्टम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इस स्टेज में जो आपका रेंज है ना वो आने लगता है, रेंज अल्टीमेटली क्या होने लगता है, इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। इसकी जो स्टेज रहती है वो क्या रहती है, 6 मंथ से लेकर के हो सकता है कि ये कहाँ तक जाए, 2 ईयर्स तक पहुँच जाए, ठीक है। ये इसकी क्या रहती है, थॉइंग स्टेज की क्या रहती है, स्टेज रहती है। ये इसमें रेंज आने लगता है, बट हाँ यहाँ पे पेन आपको देखने को मिलता है, पेन यहाँ पे फिर भी परसिस्ट करता है। तो ये है क्या, हमारी स्टेजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर, कि फ्रोजन शोल्डर की क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, कि वो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं जो हम एक पेशेंट आए, अगर हमारे पास शोल्डर
पेन ले करके, और वो अगर ये क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या करता है, प्रेजेंट करता है, बताता है, या हमें अगर वो एसेस करने पे मिलता है, तो हम क्या कह सकते हैं उसको कि उस पेशेंट को क्या है, फ्रोजन शोल्डर है। ठीक है, तो जब सबसे पहली जो है वो क्या है कि रेंज, हम पहले ही देखेंगे रेंज। हम जब पेशेंट को बोलेंगे तो क्या देखेंगे कि उसका एब्डक्शन, उसका एक्सटर्नल रोटेशन और उसका इंटरनल रोटेशन। पेशेंट किसी भी तरीके से ये मोशंस करने में उसको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। दूसरा वो क्या बताएगा कि उसे डल एकिंग पेन रहता है। कैसा पेन रहता है, डल एकिंग पेन। कोई शार्प शूटिंग पेन वगैरह पेशेंट नहीं बताएगा, ठीक है, आपको क्या बोलेगा कि वो काफ़ी ज़्यादा डल एकिंग पेन रहता है। तीसरा बोलेगा कि मुझे नाइट में सीवियर पेन होने लगता है। रात में जब वो सोने जाते हैं या रात में सोते सोते उनको काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है, ठीक है, नाइट पेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है उनका। चौथा वो बताएंगे कि उनको एडियल्स में बहुत प्रॉब्लम आने लगती है। एडियल्स में जैसे कि कॉम्बिंग हो गया, ड्रेसिंग हो गया कपड़े पहनने में, या फिर अनक्लोथ मतलब कपड़े उतारने में, अनक्लोथिंग में भी उनको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। कोई सामान को रीच करने में प्रॉब्लम हो, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, जैसे कि बैडमिंटन खेलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये इसका एडियल्स में वो क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे कि हमको ये सारी चीज़ें करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि हाँ, इनको क्या हो सकता है कि फ्रोजन शोल्डर हो सकता है मोस्टली। अब देखते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। जब बात आती है शोल्डर जॉइंट की डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने में ना, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शोल्डर जॉइंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि आपका बोन हो गया, आपका टेंडन हो गया, आपका कैप्सूल हो गया, आपके बर्सा हो गए, आपके लिगामेंट्स हो गए। तो इतने सारे जब स्ट्रक्चर्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं तो उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस थोड़ा सा तो ट्रिकी होगा। बट अब क्योंकि आपको अच्छी तरीके से इवेल्युएट करना है, तो आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस शोल्डर जॉइंट का बनाना आना ही चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, जो कि बहुत कॉमन है, क्या है, रोटेटर कफ टियर। रोटेटर कफ टियर, हमें मालूम है कि जो रोटेटर कफ मसल होती है वो कौन सी होती है, 4 होती है, जिसको हम सिट्स बुलाते हैं। कौन कौन, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सब स्कैपुलरिस। अब इन सारी मसल्स का अपना अलग अलग जो टेस्ट है हमारा, वो हम करके देखते हैं, और अगर हमें पॉजिटिव मिलता है तो हम किसकी तरफ जाते हैं कि हाँ, इसका रोटेटर कफ टियर है, पेशेंट का रोटेटर कफ टियर है। जैसे कि हमारे हॉकिंस कैनेडी टेस्ट हो गए, क्या हो गया हमारा, वो क्या देखने को मिलता है, बहुत कम है पर हाँ मिल सकता है, क्या, आपको ग्लिनोह्यूमरल ओस्टियोआर्थराइटिस। तो ये आपको कैसे क्लियर होगा, आप जब एक्सरे कराओगे पेशेंट का तो उसमें आपको ओस्टियोआर्थराइटिस के जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, ओस्टियोफाइट डेवलपमेंट की बोन के बीच में जो गैप है वो काफ़ी कम है, वो उससे आप क्लियर कर लोगे क्या कि आपको ओस्टियोआर्थराइटिस है। ठीक है, तीसरा जो हो गया आपको क्या हो सकता है, सब एक्रोमियल बर्साइटिस। सब एक्रोमियल बर्साइटिस, अब जब सब एक्रोमियल बर्साइटिस की ओर जाना है तो आपको क्या कराना पड़ेगा, क्योंकि ये बर्सा के इशारा है, तो आपको जब आप एमआरआई की तरफ जाओगे तो आपको वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि बर्साइटिस, मतलब जो बर्सा है उसका ब्रेक डाउन हुआ है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लामेशन है। और पेशेंट भी आपको जस्ट एक्रोमियम के जस्ट नीचे वहाँ पे क्या बताता है, आप बताता नहीं, आपको देखने को मिल जाएगा कि वहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है। तो इन सारी चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, उसको डिफरेंशियली डायग्नोस कर सकते हो कि हाँ, इसको सब एक्रोमियल बर्साइटिस है। ठीक है, अब हमने एक बात की थी क्या कि फ्रोजन शोल्डर पेरीआर्थराइटिस, क्या, फ्रोजन शोल्डर एडेसिव कैप्सुलाइटिस और किसमें, पेरीआर्थराइटिस शोल्डर, इनको कैसे हम क्लासिफाई करें कि ये अलग अलग हैं। जब आप फ्रोजन शोल्डर की बात करते हैं तो इसका क्या देखा है हमने, कॉज की इडियोपैथिक होता है और इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर सारे मिलकर के क्या करते हैं, फ्रोजन शोल्डर को कॉज करते हैं। जो एडेसिव कैप्सुलाइटिस वो भी आपका एक तरीके से यही होता है, इडियोपैथिक होता है या फिर सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट हो तो उसके कारण से होता है। बट जो आपका पेरीआर्थराइटिस शोल्डर है ना, तो पेरीआर्थराइटिस शोल्डर का मतलब है कि शोल्डर के आसपास के जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि टेंडन टियर हो गया, टेंडिनाइटिस हो गया, ठीक है, तो टेंडिनाइटिस है वो, ठीक है। पेरीआर्थराइटिस शोल्डर में कुछ इस तरीके का प्रेजेंस नहीं होता है, यहाँ पे टेंडिनाइटिस हो सकता है बर्साइटिस हो, वो सारे के सारे पेरीआर्थराइटिस शोल्डर के अंदर आते हैं, ठीक है।
तो इसको हम क्या कहते हैं, पेरी अर्थराइटिस शोल्डर। तो पहली चीज़ तो आपको यही क्लियर हो गई कि इसमें स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि टेंडन हो गया, बर्सा हो गया, इन सब में। अब जो और बात करते हैं, जो और क्लासिफाई करते हैं कि हाँ ये फ्रोजन शोल्डर है और ये सब, तो इसमें आपको जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं या मार्कर्स होते हैं जैसे कि साइटोकिन्स वगैरह, वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, काफ़ी कम, बट हाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन जो एडेसिव कैप्सुलाइटिस है, इसमें इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जो होते हैं जैसे कि साइटोकिन्स जो होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। जब आप इनका टेस्ट कराओगे तो ये काफ़ी आपको साइटोकिन्स देखने को बड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे। पेरी अर्थराइटिस शोल्डर में आपको साइटोकिन्स देखने को नहीं मिलते हैं, बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये इससे भी क्लासिफाई हो सकता है। यहाँ पे जो मायोफाइब्रोब्लास्ट है, मायोफाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं, इनका प्रेजेंस रहता है। एडेसिव कैप्सुलाइटिस में ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज रहते हैं कि मायोफाइब्रोब्लास्ट हमको एडेसिव कैप्सुलाइटिस में काफ़ी ज़्यादा बड़े देखने को मिलते हैं, बट पेरी अर्थराइटिस शोल्डर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पे कोई भी मायोफाइब्रोब्लास्ट हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये कुछ ऐसे वो डिफरेंशियल डायग्नोस हम कर सकते हैं कि इनको, फ्रोजन को और एडेसिव कैप्सुलाइटिस और पेरी अर्थराइटिस शोल्डर को। फिजियोथेरेप्यूटिक मैनेजमेंट, ठीक है, इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं आपको ये बताऊंगा कि हम क्या क्या उसमें अप्रोचेस या टेक्निक्स लगा करके फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, इलेक्ट्रिकल मोडालिटी में, कि कौन कौन सी वो इलेक्ट्रिकल मोडालिटी है जो कि हम यूज़ करते हैं किसमें, फ्रोजन शोल्डर में। तो इलेक्ट्रिकल मोडालिटी में आपका क्या आ गया, मॉइस्ट हीट पैक, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है क्या हमारा मॉइस्ट हीट पैक। दूसरा आपका IFT हो गया, इंटरफेरेंशियल थेरेपी हो गया, पेन को भी कम करता है, साथ में मसल की स्ट्रेंथनिंग भी कराता है। और आपका क्या हो गया, अल्ट्रासाउंड, UST, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, मोस्टली ये क्या करता है, वहाँ पे हीलिंग को प्रमोट कराता है। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज हम ये लगाते हैं। फिर आपका आ जाता है कन्वेंशनल अप्रोच, कन्वेंशनल थेरेपी। अब कन्वेंशनल थेरेपी में हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करते हैं साथ में, और कुछ टेक्निक्स को, जैसे कि यहाँ पे हम मैटलैंड की टेक्निक देते हैं, मैटलैंड टेक्निक अप्रोच यूज़ करते हैं, जो कि ग्लाइड दिया जाता है जॉइंट में, जिससे कि रेंज ऑफ मोशन जो है वो इंक्रीज हो। सेम इसी तरीके से हम केल्टन बॉन्ड टेक्निक को भी यूज़ करते हैं। केल्टन बॉन्ड अप्रोच या टेक्निक भी वो है जो कि क्या कराती है, 3 इसके ग्रेड होते हैं, और उन तीनों ग्रेड में अकॉर्डिंग टू स्टेज हम क्या कराते हैं, फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को ट्रीट करते हैं। बाकी आप इनमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कराते हो, जैसे कि पुली एक्सरसाइज हो गई, ठीक है, आपका पेंडुलर या कॉर्डमैन एक्सरसाइज हो गई, पेंडुलर या कॉर्डमैन एक्सरसाइज हो गई। आप इनमें और क्या कराते हो, फिंगर लेडर एक्सरसाइजेस कराते हो, पेशेंट को फिंगर लेडर एक्सरसाइज करने को बोलते हो। शोल्डर व्हील एक्सरसाइज हम पेशेंट को यहाँ पे क्या कराते हैं शोल्डर व्हील एक्सरसाइज, ये सारी हो गई। बाकी और भी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, जैसे कि वांड एक्सरसाइज, मतलब कि जो स्टिक या टॉवल की मदद से की जाती है, जिससे कि रेंज को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो वो सारे के सारे एक्सरसाइजेस को हम इंक्लूड करते हैं। ये तो हो गया हमारे इलेक्ट्रिकल और कन्वेंशनल। अब आता है एडवांस टेक्निक। एडवांस में हम क्या यूज़ करते हैं, एडवांस टेक्निक्स में, जैसे कि आपका स्पेंसर टेक्निक हो गया। अब ये स्पेंसर टेक्निक क्या होता है, ये 7 मूवमेंट्स को मिला करके शोल्डर को, रेंज को, उसके पेन को कम करना, रेंज को बढ़ाने की वो जो टेक्निक है उसे हम क्या कह रहे हैं, स्पेंसर टेक्निक। इसमें 7 मूवमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। इसकी एक अलग से कभी प्रैक्टिकल वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। दूसरा MET, मसल एनर्जी टेक्निक, कि मसल की एनर्जी को यूज़ करके हम क्या करते हैं, मसल की रेंज बढ़ाते हैं, ठीक है, जॉइंट की रेंज को इंक्रीज करते हैं। और क्या अप्रोचेस हो सकते हैं, जैसे कि मुलिगन अप्रोच हो गया। मुलिगन अप्रोच जो होता है वो क्या होता है, मूवमेंट विथ मोबिलाइजेशन विथ बेल्ट। हम क्या करते हैं, 1 ग्लाइड फॉर ऑल द मूवमेंट्स, और क्या करते हैं, जॉइंट के रेंज को, जैसे कि आपका शोल्डर एबडक्शन हो गया, एक्सटर्नल इंटरनल रेंज हो गया, उनको क्या करते हैं हम इंक्रीज कराते हैं मुलिगन अप्रोच से। और जैसे कि हो गया आपका गोंग मोबिलाइजेशन, गोंग्स मोबिलाइजेशन, इसमें काफ़ी कम रिसर्चेस स्टडीज हुई हैं, बट हाँ इससे भी आपका शोल्डर का एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन रेंज जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो ये सारा का सारा फिजियोथेरेप्यूटिक मैनेजमेंट है। जरूरी नहीं है कि ये सारे ही एक्सरसाइजेज, ये सारे ही टेक्निक्स हम हर एक स्टेज में लगा दें, ठीक है। तो हर एक स्टेज में अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करना होता है, डिपेंड ऑन कि पेशेंट की सीवियरिटी कितनी है, उसके पेन की सीवियरिटी कितनी है, और
कितना वो उसको वियर कर पा रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, मेटलेन की जैसे ग्रेड देनी हो तो आपको ग्रेड 1-2 कब देना है या फिर ग्रेड 3 कब देना है। तो ये सारा का सारा हमारा क्या है, फिजियोथेरेपेटिक मैनेजमेंट है। तो ये हमारा क्या था, फ्रोजन शोल्डर था। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो।